आदत से मजबूर एक कोने में बैठा वो दांतों से नाखूनों को तोड़ रहा था। अचानक निस्वानी आवाज पर गर्दन उठाकर देखा। उसे देख के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। जहे नसीब, वकील साहिबा पहली बार खुद चल के मुझसे मिलने आई हैं। यकीनन कोई खास बात होगी। छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके सामने सलाखों को पकड़े खड़ा था। शनाया को ऐसा क्या कहा है तुमने मेरे खिलाफ? उसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते उसने पूछा। कुछ नहीं, बस हम दोनों की कुछ तस्वीरें थी जो उसे दिखाएं। हालांकि वो तस्वीरें तुम्हारे बाप को भी दिखा चुका हूँ। आखिर को हमारी मोहब्बत का यकीन भी तो दिलाना था ना। उनका इतना शदीद रद्द अमल नहीं आया जितना शनाया का आया था। शायद वो आपसे इन सब की उम्मीद नहीं कर रही थी। खबासत से दांत निकालता वो अगले के होश उड़ा गया। कौन सी तस्वीरें? उसे धचका लगा था। अभी तक उससे किसी ने इस बारे में जिक्र नहीं किया था। जब बाहर आया फिर दिखाऊंगा। अब तुम्हें बिन देखे कैसे पता चलेगा कि कौन सी तस्वीरें हैं? तुम्हें लगता है कि अब तुम बाहर आओगे? और तुम्हें क्यों लगता है मैं बाहर नहीं आऊंगा? जवाब देने की बजाय उल्टा उसी के अंदाज में सवाल किया था उसने। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम इन सलाखों के पीछे ही अच्छे लगते हो। बाहर तुम्हारा कोई काम नहीं। और रही बात तुम्हारे बाहर आने की, तो वो अगली पेशी में पता चल ही जाएगा। सिवाय बाप के पैसे की ताकत पर जोर जबरदस्ती करने के और तुम कर ही क्या सकते हो? खैर, चलती हूँ, कोर्ट में मुलाकात होती है। आखिरी बात पर हल्की सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी और वो जा चुकी थी। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हारी ये अकड़ तोड़नी है मुझे। बहुत बरत ली नरमी, अब मजीद नहीं। अगले ट्रेलर का इंतजार करो। सलाखों को जोर से भींचे वो बुड़बुड़ाया था। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। उसे हैरत हुई थी कि मोहित ने उस दिन के बाद से उससे कोई बात नहीं की थी। ना ही घर के किसी और फर्द ने इस बारे में कोई बात की। मोहित की शादी से एक दिन पहले उसकी शादी थी। अमूमन तो घरों में अगर लड़का और लड़की की शादी इकट्ठी हो तो अक्सर लड़के के वलीमे वाले दिन लड़की की बारात होती। उसे हैरत से ज़्यादा इस बात की परेशानी थी कि शादी के अगले दिन अदालत में समाअत थी। वो सब कैसे करेगी मैनेज? उसे इस बात की फिक्र लाहक थी। पापा, मुझे उस लड़के से मिलना है। वो उस वक्त लाउंज में बाप के सामने बैठी थी। किस लड़के से? जाहिर है जिससे शादी हो रही है उसी से। अच्छा, इफ्राहिम से। ये भी उसे अभी पता चला था कि उसका नाम इफ्राहिम है। क्यों, क्या बात करनी है तुमने? जुनेद साहब ने जानती नज़रों से उसे देखते पूछा। हर वो बात करनी है जो ज़रूरी है करना। उसे पता है कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। पता है, सब जानता है वो। फिर भी मैं शादी से पहले एक बार उससे मिल के बात करना चाहती हूँ। ठीक है, कह दूंगा मैं उसे मिल लेना। इफ्राहिम से मिलकर उसे तसल्ली हो गई, लेकिन शादी की तारीख तब्दील नहीं हुई थी। उसका कहना था कि सब मैनेज हो जाएगा, वलीमा एक दिन छोड़ के होगा। वो पहले की निस्बत काफ़ी मुतमईन थी। सिर्फ कुछ घंटों की ही तो बात है। कुछ भी करें, जितने पैसे चाहिए होंगे ले लेना, लेकिन उसे जेल से निकालो। सुल्तान अफंदी पैर जली बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काटता किसी से फ़ोन पर महवे गुफ्तगू था। देखें, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुश्किल है ये। दूसरी तरफ से जवाब आया था। मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं। जैसे भी करके कुछ घंटे नहीं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए उसका बाहर आना ज़रूरी है। आफंदी साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, बाकी आप भी अपनी कोशिश करें। उम्मीद है काम हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छी खबर सुनाना मुझे। फ़ोन बंद करते चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद फिर किसी का नंबर मिलाया था उन्होंने। पहली बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। खुश हो अपनी माँ के घर? इस्तेज़ाइया लहजे में पूछा गया था उससे। जी बहुत खुश हूँ। लफ्ज़ों में चुभन, लहजे में घुटन थी। अच्छी बात है, चलो अब उधर ही हो तो एक काम करना है तुम्हें। क्या? ज़ैनब उलझी थी। अगले पल उनकी बात सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बिल्कुल सुन खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फ़ोन के उस पार उसका बाप था। फ़ोन बंद हो चुका था। कई लम्हे वो वैसे ही फ़ोन को कान से लगाए खड़ी रही। शादी का दिन आन पहुंचा था। वो स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। अजीब सा दिल हो रहा था उसका। गला खुश्क हो रहा था। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, किसी को ढूंढना चाहा। सामने ही शनाया किसी से बातों में मगन थी। उसे आवाज़ देना चाहिए, मगर अगले ही लम्हे रचना अपनी तरफ आती दिखाई दी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। अल्लाह नजरे बद से बचाए। वो आते ही मुस्कुराते उससे गोया हुई। आमीन। रचना, एक गिलास पानी ला दो मुझे प्लीज़। हाँ, मैं लाती हूँ। वो स्टेज से उतर गई थी। तभी उसके पास पड़ा फ़ोन बजा। उसने फ़ोन अपने पास ही रखा था। अजहान कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो। मैं नहीं जानता मुझे इस वक्त आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं, मगर एक बुरी खबर है। दूसरी तरफ उसकी घबराई हुई आवाज़ आई। खैरियत? शाजिम जेल से गायब है। उसकी जगह कोई और बंदा जेल में। ये कैसे हो सकता है? उसका माथा ठनका। ये हो चुका है, वो वाकई में गायब है। सोहा। माँ की पुकार पर उसने सामने देखा। तभी शोर उठा कि बारात आ गई। रचना भी पानी लेकर आ चुकी थी।
इतनी आतिशबाजी, लगता है दूल्हे मियाँ बहुत खुश हैं, वो शरारतन बोली थी। ये फ़ोन रख दो, इधर दो मुझे। फाखरा बेगम उसकी तरफ बढ़ी, फ़ोन अभी भी उसके कान को लगा था। उन्होंने उसे पकड़कर साइड पर रख दिया और उसके चेहरे पर घूंघट निकाल दिया। वो उसके पास ही बैठ गई थी। ज़हरा बेगम आगे बढ़ी और उसका माथा चूमा। माँ से इतनी नाराज़गी कि शादी पे भी नहीं बुलाया। फाखरा बेगम ने थोड़ा खिसक कर उन्हें बैठने की जगह दी थी, इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती। शाजिम, रशना जो उसके बराबर बैठी थी बुड़बुड़ाई। सोहा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। वो साकित हुई थी। सामने शाजिम आफंदी दूल्हे के रूप में स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल जुनैद चौहान को उसके साथ चलते देख वो मुतहय्यर हुई थी। इतना बड़ा धोखा उसका बाप उसके साथ कैसे कर सकता है ये? वो आंखें फाड़े घूंघट से ही सबका मंजर देख रही थी सामने का। कब वो उसके पहलू में आकर बैठा उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। उसकी आवाज़ पर उसका सख्ता टूटा था। सरप्राइज़! उसके कान में सरगोशी की थी उसने। फ़िक्र ना करो, ज़बरदस्ती या फिर गन पॉइंट पर निकाह नहीं करूँगा तुमसे। अगर मेरे बस में होता तो शायद कर लेता, लेकिन मैं इधर तुमसे शादी करने नहीं आया। वो सामने देख रही हो ना? उसके हाथ के इशारे की सीध में उसने देखा। सामने रशना खड़ी थी, बेयकीनी उसकी आंखों में वाज़ेह थी। उसके पीछे देखो, जो आदमी खड़ा है ना, मेरे एक इशारे पर उसे भून के रख देगा। अगर चाहती हो ना कि तुम्हारी वजह से उसकी जान ना जाए तो आराम से बैठ के ट्रेलर देखो। वो बिल्कुल मुंजमद बैठी सामने देख रही थी। निकाह शुरू करें मौलवी साहब? सुल्ताना फंदी की आवाज़ आई। एक मिनट, इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ बोलते आवाज़ आई। निकाह शुरू होने से पहले मैं अपनी होने वाली बीवी से कुछ पूछना चाहता हूँ। वहाँ बैठे हर नफ्स ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में चमक वाज़ेह दिख रही थी। इजाज़त है प्रोसिक्यूटर साहिबा? वो सोहा से मुखातिब था, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। सांस लेना मुहाल हो रहा था उसके लिए। इस तरह मुखातिब किए जाने पर वो चौंकी और आहिस्ता से सर इस बात में हिला। क्या आप बता सकती हैं कि यह आपकी पहली शादी है या दूसरी? ये सवाल था या फिर कोई बॉम्ब? जिस बात से वो डर रही थी वही हुआ। उसने जब भी अपनों पर एतबार किया, जिल्लत ही उसका मुकद्दर बनी। आज भी यही हुआ था। उसका दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। वो मंजर से गायब होना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था शायद। आज फिर रुसवाई उसके मुकद्दर में लिखी थी। ये कैसा सवाल है? जुनैद साहब हड़बड़ाते आगे बढ़े। अंकल, आपसे नहीं पूछा मैंने, अपनी होने वाली दुल्हन से पूछा। क्या हुआ प्रोसिक्यूटर साहिबा? आप तो बड़ों बड़ों की बोलती बंद करवा देती हैं, आज अपनी बोलती बंद हो गई। किस कदर तमस्खराना लहजा था ना उसका। वैसे क्या सोचा था तुमने कि अपने काले करतूत मुझसे छुपाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? वैसे क्यों छोड़ा था उसने? सुनहर निकाह के फ़ौरन बाद ही तलाक दे दी उसने। आपस की बात है, कितनों के साथ मुंह काला कर। अभी उसकी बात उसके मुंह में थी कि एक जोरदार थप्पड़ रसीद हुआ उसके मुंह पे। बस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने किरदार पर कोई बात नहीं। अपनी इस घटिया ज़ुबान से अगर मेरे बारे में मेरे सामने कोई भी बकवास की तो मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। दफ़ा हो सकते हो अब यहाँ से। वो पूरी कुव्वत से चीखी। उतनी उसकी आवाज़ भी कांपी थी। वहाँ खड़ा हर शख्स तमाशाई था। हर कोई दिलचस्पी से देख रहा था। उनके लिए ये कोई ड्रामा था। अच्छा, नहीं किया तुमने? तुम्हारी पारसाई के इश्तहार सुबह पूरी दुनिया देखेगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, प्रोसिक्यूटर सोहा चौहान। वो प्रोसिक्यूटर पर जोर देकर बोला था। वो चौंकी। एकदम दिमाग में घंटी बजी और उसे समझने में एक लम्हा लगा कि एक बार फिर उसके साथ ये क्यों हुआ। बारात वापस जा चुकी थी। हर तरफ सरगोशियाँ हो रही थी। पहले माँ ना घर बसा सकी, अब बेटी रिकॉर्ड कायम कर रही है। पहला दूल्हा निकाह के 5 मिनट बाद छोड़ गया और दूसरा निकाह से पहले। और रही सही कसर खानदान की इज्जत, अदालतों में केस लड़के रोल रही है ये कोई और नहीं, पुप्पो थी। उसने आंखें जोर से मींची। जब्त के बावजूद उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे। उसने सामने खड़े शख्स को देखा जो यकीनन उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में हमदर्दी थी उसके लिए। उसे वहशत महसूस हुई थी उसकी हमदर्दी से। जिस शख्स से वो चाहकर भी नफरत नहीं कर पाई, उस लम्हे नफरत महसूस हुई थी उससे। वो आगे बढ़ी, अपनी माँ का हाथ पकड़ा जो कि बुत बनी सर झुकाए खड़ी थी, और सबके दरमियान से गुजरकर हॉल से बाहर चली गई। मोहब्बत के सब दरवाजे तो पहले ही बंद थे उसके लिए। आज आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर गई। उसकी ज़िंदगी का ये दूसरा स्याह तरीन दिन था। अब सुबह खबर आएगी। प्रोसिक्यूटर सोहा चौहान ने अपनी दूसरी शादी भी टूट जाने पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। नहीं, ये नहीं। प्रोसिक्यूटर सोहा चौहान ने अपनी दूसरी बारात भी वापस लौट जाने पर बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। हाँ, ये ठीक है। सुल्ताना फंदी का क्या कहा गूंजा था गाड़ी में। शाजिम ने चौंक कर बाप को देखा। खुदकुशी? मतलब आपको कैसे पता वो खुदकुशी करेगी?
तुम्हारे बाप को सब पता होता है, बस तुम तैयारी करो, सुबह तुम हमेशा हमेशा के लिए इस केस से बरी हो जाओगे। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, उसे उसके हिस्से की सज़ा मिल चुकी है, जान से मारना ज़्यादती है उसके साथ। सुल्ताना अफंदी ने बगौर उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा बेतासुर था। चाहते क्या हो तुम? आईब्रो उचकाकर इस्तफसार किया गया। मतलब उसे हर तरह की तकलीफ देनी है मगर जान से नहीं मारना, ये कैसा लॉजिक है? ऐसी कोई बात नहीं, ये केस मीडिया की नज़र में है। उसकी दूसरी शादी की खबर आउट हो जाएगी, उसकी दूसरी शादी टूटने की खबर आउट हो जाएगी तो देखते ही देखते आग की तरह फैल जाएगी, उसका बाहर निकलना दूभर हो जाएगा। और हमारा यही मकसद है, जान से मारना ज़रूरी नहीं। और अगर सब उल्टा हो गया तो, उसे हमदर्दी मिलने लग गई तो, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैंने जो किया है सोच समझ के किया। गाड़ी में गहरी खामोशी छा गई। कुछ लम्हे बाद शाजिम बाप की तरफ घूमा। आपने ज़ैनब को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? इतनी बेएतबारी अपने बाप पर? वैसे भी जितनी महफूज जगह तुम छोड़ कर गए हो, मेरी क्या मजाल? इस्तेहज़ाइया लहजे में कहते उन्होंने कंधे उचकाए थे। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आपकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, और जहाँ मैंने उसे छोड़ा है वहाँ तो और भी आसान है। मगर मैं जानता हूँ और कुछ नहीं तो आप मेरा लिहाज ज़रूर करेंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए वो बाप को अपने प्लान से आगाह कर रहा था, जबकि सुल्ताना फंदी ने सताइशी नज़रों से उसकी तरफ देखा। आफरीन है बेटे तुम पर, उसने मुअद्दबाना अंदाज में मुस्कुराते सर को खम देकर उनकी आफरीन कबूल की थी। रात का न जाने कौन सा पहर था और वो पता नहीं कितनी देर से शेल्फ के सहारे किचन में खड़ी थी, पसीने से शराबूर। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। नहीं, मैं नहीं कर सकती, वो बुड़बुड़ाई थी। मगर अगले ही पल उसके कानों में उसके बाप की आवाज़ गूंजी, अगर तुम ये सब ना कर सकी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखने के लिए सुबह तैयार रहना, और उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। ये बात अपने नन्हे से जहन में बिठा लो। और वैसे भी तुम्हारे भाई को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। तुम्हारे इस एक कदम से माँ और भाई दोनों बच सकते हैं। बाप की कही बात याद करके उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। अगले ही पल उसने बेदर्दी से अपने गाल रगड़े जो आंसुओं से भीगे थे। शेल्फ पे पड़ा पिस्टल और चाबियां उठाई। पानी पीने आई थी वो, तब से वहाँ खड़ी वो एक बोतल खाली कर चुकी थी, मगर अभी भी उसका गला खुश्क हो रहा था। उसका रुख सोहा के कमरे की तरफ था। वो नहीं जानती थी कि वो वापस क्यों आई। उसे सिर्फ इतना पता था कि दुल्हन के लिबास में थी जब वो आई थी, और तब से कमरे में बंद है। ज़ारा बेगम ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। दरवाज़ा लॉक था मगर चाबियां उसके पास मौजूद थी। आहिस्ता से चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। कमरे में घुप अंधेरा था। अगले ही लम्हे वो उसके सिरहाने पिस्तौल ताने खड़ी थी। हाँ, उसे इस तरह मारना था कि लगे खुदकुशी है। ज़ैनब ने ज़ोर से आंखें मीची थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक आंखों में रोशनी पड़ने पर उसने पट से आंखें खोली। सोहा बेड के दूसरी तरफ खड़ी बेयकीनी से उसके हाथ में पिस्तौल को देख रही थी। आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। ज़ैनब तुम, कहते ही सोहा आगे बढ़ी। उधर ही रुक जाओ, पिस्तौल उसकी तरफ किए वो चिल्लाई थी। पागल हो गई हो ज़ैनब, रखो इसे, गोली चल जाएगी। गोली चलाने के लिए तो पकड़ा है। अगर आज आपको ना मारा तो आप मेरे भाई को मार देंगी। मरना होगा हर सूरत आपको आज, माफ़ कीजिएगा मगर ऐसा करना ज़रूरी है। पिस्तौल को उसने मजबूती से थामा हुआ था मगर हाथ उसके अभी भी कांप रहे थे। ज़ैनब पागल मत बनो, जान लेना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रही हो। और ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? आखिरी बात ध्यान बटाने के लिए की थी। वो जैसे ही अपने हाथ को देखने लगी, सोहा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी मगर उस तक पहुंचने से पहले ही ज़ैनब चिल्लाई, मेरे करीब मत आइएगा, गोली चला दूंगी मैं। तो चलाओ, इतनी देर से खड़ी क्यों हो? चलाओ, तुम्हारी कसर रह गई थी, तुम भी पूरी कर लो। बाकी सब ने तो वैसे भी हिसाब चुकता कर लिया। कोर्ट से कहती वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ अब भी बढ़ रही थी, जबकि ज़ैनब पीछे सरक रही थी। उसके चेहरे पर वाज़ेह खौफ था। पीछे रहिए, बता रही हूँ। अभी उसकी बात मुंह में ही थी कि एक जश्न में सुहा उस तक पहुंची और पिस्टल छीनने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त थी। ज़ारा बेगम जो कि सोहा को देखने आई थी, दरवाज़ा खुला था। सामने का मंजर देख तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी, सोहा को खींचकर पीछे किया और ज़ैनब के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीब किया। मैं कैसे भूल गई कि सांप की औलाद हो, डसना फितरत में है तुम्हारी, वो चिल्लाई थी और एक झटके से पिस्टल छीना था उससे। तुम्हारा वो आवारा भाई तुम्हें इसलिए इधर छोड़ के गया था?
ठीक कह रही हैं आप, सांप की औलाद हूँ मैं जो अपने ही बच्चों को खा जाता है। वो पीछे हटती दीवार के साथ बैठती चली गई और फूट फूट कर रो रही थी। सोहा बेड पर सर हाथों में गिराकर बैठी थी, आंखों में आंसू तेजी से रवां थे। ज़ारा हमदानी आगे बढ़ी और ज़ैनब को बाजू पकड़कर खींचा था। चलो मेरे साथ। अम्मी। सोहा पीछे हुई थी, उन्होंने हाथ से इशारा किया। फिक्र ना करो, जान से नहीं मारूंगी, स्पार्ट लहजे में कहती उसे खींचते हुए वो ले गए और उसे उसके ही कमरे में बंद कर दिया। कितनी ही देर वो दरवाजे के बाहर खड़ी रही, उनके जहन में अपनी कही बात गूंज रही थी। पहली गोली मैं तुम्हारे सीने में उतारूंगी, अंजाम की परवाह किए बगैर। पिस्तौल अभी भी उनके हाथ में था। एक नज़र उस पिस्तौल को देखती वो अपने कमरे की तरफ चल दी। सुबह सुबह वो उठकर सोहा के कमरे में आई, मगर सोहा कमरे में नहीं थी, शायद वो जा चुकी थी। मुझे माफ़ कर देना, अपनी माँ को माफ़ कर देना, सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। आंसू पोंछते एक नज़र खाली कमरे को देखती वो बाहर की जानिब बढ़ी थी। उसकी गाड़ी कब से आफंदी हाउस के बाहर खड़ी थी। पिछले 2 घंटों से एक ही पोजीशन में वो गेट पर नजरें जमाए बैठी थी। अचानक गेट खुला था, वो चौकन्ना हुई, गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही गेट से बाहर गाड़ी आई, उसने तेज़ी से उस गाड़ी का रास्ता काटते अपनी गाड़ी सामने लाकर खड़ी कर दी। बिजली की सी तेज़ी से वो गाड़ी से बाहर निकली थी। सुल्तान आफंदी की गाड़ी के पीछे 2 गार्ड्स की गाड़ियां थी और सबकी गन्स का रुख उसकी जानिब। एक एक लम्हे के लिए तो वो भी हैरान हुआ, मगर अगले ही लम्हे उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो गाड़ी से बाहर निकला, बिल्कुल उसकी गाड़ी के सामने बीच रास्ते में खड़ी थी। रास्ते हाथ के इशारे से गार्ड्स को गन्स नीचे करने का कहता वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता, मुकाबिल के हाथ तेज़ी से हरकत में आए और अगले ही पल वो बिना कोई मौका दिए फायर खोल चुकी थी। 1 2 3। इससे पहले कि वो पूरी मैगजीन खाली करती, एक गोली उसका सीना चीर गई। उसकी आंखें बाहर आईं, पिस्तौल हाथ से गिरा, वो लड़खड़ाई। एक और गोली उसके आर पार हुई और वो ज़मीन पर गिरी थी। धुंधली आंखों से उसने सामने खून में लथपथ वजूद को देखा जिसे उठाकर अंदर ले जाया जा रहा था। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई, शायद हमेशा हमेशा के लिए। अजहान, क्या सच है? अजहान, ये सच है कि सुल्तान अफंदी पर कातलाना हमला हुआ है? समात की तारीख भी आगे कर दी गई थी उस वजह से। गाड़ी ड्राइव करते उसने अजहान को कॉल की और अटेंड होते ही पहली बात उसने यही पूछी थी, आपको वाकई में नहीं पता? वो हैरानी से बोला, किस चीज़ का? सुल्तान अफंदी पर हमले का? आप कहाँ हैं इस वक्त? मतलब वो कुछ नहीं जानती थी। सिदरा की तरफ जा रही हूँ। सुल्तान अफंदी पर हमला आपकी अम्मी ने किया है सोहा। कुछ लम्हे की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ उभरी, जबकि सोहा ने अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाई। अम्मी? वो शौक की कैफियत में बोली, वो इस दुनिया में नहीं रही। अजहान की आवाज़ जैसे किसी कुएं से आई थी। फ़ोन उसके हाथों से फिसला था, जबकि वो बिल्कुल साकित बैठी थी, मुंह खोले। पीछे हॉर्न की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन वो उन आवाज़ों को सुन कहाँ रही थी। उसके कानों में तो माँ की आवाज़ गूंज रही थी। वो कब कैसे घर पहुंची उसे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं अम्मी, ये जानते हुए भी कि मैं अकेली रह जाऊंगी? एक बार फिर आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? क्यों? आखिर क्यों? इतनी बुरी हूँ मैं आपसे नाराज़ नहीं थी। हाँ, बस दुख हुआ था उस वक्त, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाएं। वो रो रही थी, कल का गुबार भी आज निकल रहा था। माँ के सीने पर सर धरे गिले शिकवे कर रही थी। पहले तो वो सिर्फ बिखरी थी, मगर आज टूट चुकी थी। शनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे वो झटक गई थी तलखी से। कितनी देर वो यूं ही माँ के सीने पर सर धरे बैठी रही। उसे लग रहा था वो अकेली रह गई है आज इस दुनिया में। हालांकि माँ के साथ भी उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जाके ताल्लुकात ऐसे हुए। पहले पहल तो वो हर बात करती थी माँ से, अपने दिल का बोझ हल्का करती। आज माँ के साथ साथ एक सहेली भी छिन गई उससे। सहेली क्या, सारे रिश्ते ही छिन गए थे। दूसरा दिन था आज। सिर्फ ज़ारा हमदानी ही नहीं गई थी इस दुनिया से, बल्कि जाते जाते वो अपना काम पूरा कर गई थी। सुल्तान आफंदी अस्पताल जाते रास्ते में ही दम तोड़ गया था। वो खामोशी से एक साइड पर बैठा गहरी सोच में घूमता, बिल्कुल गुमसुम। अचानक आवाज़ पर उसने सर उठा, मुलाकात आई है तुम्हारी। दरवाज़ा खोल दिया गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता एक कमरे में पहुंचा। जैनब दूसरी जानिब मुंह किए खड़ी थी। कदमों की आवाज़ पर पलटी और तेज़ी से उसके सीने लगी। भाई बाबा बहुत बुरे थे, उन्होंने मुझे सोहा को मारने का कहा था और मुझे कहा कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो हमारी मामा को मार देंगे। भाई वो बहुत बुरे थे, बहुत बुरे। आपको पता है मामा को इस हाल तक भी उन्होंने पहुंचाया। मैंने खुद उनकी बातें सुनी थी।
भाई उन्होंने समीर को भी मार दिया। मैंने शादी की थी समीर से, उन्होंने झूठ बोला था कि समीर ने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने मुझे खुदकुशी करने पर भी उकसाया। उन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ, मामा के साथ भी। वो रोते हुए शाजिम के गले लगी उससे गिले शिकवे कर रही थी, वो बातें बता रही थी, वो जो खुद से भी कहने से डरती थी वो बातें बता रही थी। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, जो बिना किसी हरकत के बेयकीनी से उसने सर झुका के अपने सीने से लगी लड़की की तरफ देखा। उसने एक झटके से ज़ैनब को खुद से अलग किया, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसे कुछ भी कहे बगैर वो मुड़ गया। शाजिम अच्छा बेटा हो ना हो, मगर अच्छा भाई ज़रूर था बकौल ज़ैनब के, मगर हकीकत में वो अच्छा भाई भी नहीं था। अगर वो अच्छा भाई होता तो किसी और की बहन के साथ ना खेलता। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं ज़िम्मेदार हूँ इन सब की। ना मैं सोहा को मिलती ना ये सब होता। उसकी शादी टूट गई, उसके घर वाले उससे बदगुमान हो गए, उसकी अम्मी उसे छोड़ के चली गई, सारी ज़िंदगी तबाह हो गई उसकी। रह क्या गया पीछे? किसकी वजह से? सिर्फ मेरी वजह से। अब मज़ीद नहीं, बहुत हो गया, मैं केस वापस ले लूँगी। अब मज़ीद नहीं। उस शख्स से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। वो रोते हुए आंसुओं से तर अपने गाल रगड़ते बोली। अलीज़े ने तासुब से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? नहीं रश्ता, वो मज़ीद बिफरेगा। इतना कुछ हो गया, अब जब वो अपने अंजाम के करीब है तो तुम पीछे हटने लगी हो। तुम्हारे माफ़ी मांगने से सोहा की अम्मी वापस आ जाएंगी क्या? उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी क्या? बोलो। नहीं ना। तुम अगर पीछे हटोगी तो उसे और ज़्यादा दुख होगा। इतना सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही है, उसके बाद भी मकसद पूरा ना हो तो उस पर क्या बीतेगी? उसके बारे में सोचा है तुमने कभी? उसने मेरे लिए जितना करना था कर लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मज़ीद ज़िंदगी बर्बाद नहीं करे वो अपनी। तुम शायद भूल रही हो कि ये उसका पेशा है, वकील है वो, और उसे क्या करना है क्या नहीं अच्छी तरह पता है। खैर, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी, समझाना फ़र्ज़ था मेरा, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और हाँ, आखिरी बात, तुम्हारी वजह से वो सब नहीं हुआ, उस शख्स की वजह से हुआ। इन सब की जड़ वो है, वो जड़ दोबारा फूट पड़ेगी। जब तक उसे उखाड़ कर फेंक ना दिया जाए तब तक कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो नरमी से बोली। रचना सर झुकाए बस ज़मीन को घूर रही थी, आंसू अभी भी जारी थे। ये सब किस्मत के खेल हैं रचना, खुद को इल्ज़ाम मत दो। इस तरह कुछ भी ठीक नहीं होगा, और जज्बाती होकर तो बिल्कुल भी नहीं। उसे ज़रूरत है वक्त की, हमारी। उसे इस वक्त हमारी ज़रूरत है। प्लीज़ कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जो उसे तकलीफ़ दे। कुछ भी करने से पहले एक बार लाजमी सोचना। कुछ भी करने से पहले एक बार लाजमन उससे पूछ लेना। रचना ने बस सर हिलाया। गुड, अभी आंसू साफ करो। अपने दुपट्टे अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करते वो आंसू बोली थी। मोहतरमा, ये पास टेबल पर टिशू किस लिए रखे? इनसे साफ करो, दुपट्टे से सारा चेहरा ख़राब करोगी उसका। अजहान जो काफ़ी देर से दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था अंदर आया। वो दोनों बेखबर थी उससे। फिक्र ना करें, नहीं होता ख़राब। आप किधर थे इतनी देर से? ज़रूरी काम से गया था। उसने एक नज़र रचना पर डाली, जिसकी आंखें रो रो के सूजी हुई थीं, नाक और गाल रगड़ रगड़ कर सुर्ख हो चुके थे। उसे इस हालत में देख उसके दिल को टीस उठी थी। रचना, उसने पुकारा था उसे। वो जो नज़रें झुकाए अपने दुपट्टे को उंगलियों में फंसाए घुमा रही थी। आंसू अभी भी इक्का दुक्का जारी थे। आंखें उठाकर देखा, सोहा की तरफ नहीं जाना। उठो, मुँह धोकर आओ, फिर चलते हैं। वो सर हिलाती उठी। सुनो, पीछे से पुकारा गया। बेवजह आंसू नहीं बहाते, बहुत कीमती होते हैं ये। होले से कहता, 2 कदम उठाता वो उसके सामने खड़ा हुआ। माना कि रोना सेहत के लिए अच्छा होता है, मगर हर चीज़ में ज़्यादती नुकसानदेह होती है, और ये आंखें आंसुओं से पाक अच्छी लगती हैं। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि वो ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में न देख सकी, और नज़रों से गड़बड़ाती उसकी वहाँ से बाहर निकल गई तेज़ी से, और उसकी नज़रों से गड़बड़ाती तेज़ी से बाहर निकल गई। वो कमरे में बैठी अखबार हाथ में पकड़े अखबार को घूर रही थी। अचानक अखबार को जोर से ज़मीन पे पटका। भाड़ में जाएं सब। साथ ही वो चिल्लाई थी, सर हाथों में गिरा। ज़ैनब जो कमरे में आई थी उसे बुलाने के इरादे से ज़ैनब जो उसके कमरे में उसे बुलाने आई थी, उसका रिएक्शन देख हैरान हुई। ज़मीन पर पड़ा अखबार उठा, उसे उलट पुलट कर देखा और एक जगह रुकी। शाजिम की तस्वीर देख साथ लिखी खबर पढ़कर वो मुतहय्यर हुई। शाजिम भाई की सोहा से शादी? वो शौक की कैफियत में बुड़बुड़ाई। एक तरफ तो सोहा चौहान अदालत में शाजिम आफंदी के खिलाफ केस लड़ रही थी, और दूसरी तरफ उनसे शादी। समझ से बाहर है ये बात। सिर्फ यही नहीं, बल्कि शाजिम आफंदी ने ऐन निकाह के वक्त शादी से इनकार कर दिया।
उसकी वजह सिर्फ ये केस और इल्ज़ाम है जो उन पर लगाया गया। सवाल ये है कि शाजिम अफंदी तो जेल में था, बाहर कैसे आया? क्या सिर्फ शादी के लिए आया? दूसरा ये कि सुहास चौहान का मकसद इन सब के पीछे क्या है? पूरी खबर पढ़ के उसका मुंह खुला था। वो कभी अखबार की तरफ देखती तो कभी सोहा की तरफ, जो उस वक्त दुनिया जहान से बेखबर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। बीबी जी, वो बाहर आपके घर वाले आए, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ैनब को वापस ना आते देख मुलाजमा आई उसे बुलाने। सोहा ने सर उठाया। सूजी हुई सुर्ख आंखें जिनके गिर्द से हल्के थे। वो पहले वाली सोहा तो नहीं थी। 3-4 दिनों में वो क्या से क्या हो गई थी। किसी से नहीं मिलना मुझे, सख्ती से कहती वो उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी। न जाने ज़ैनब को अचानक क्या सूझी, वो तेज़ी से उसके रास्ते में आई। इससे पहले कि सोहा कुछ सोचती या कहती, वो आगे बढ़कर उसके गले लगी। सॉरी बोली तो सिर्फ इतना, साथ ही फूट फूट कर रो पड़ी। जबकि सोहा साकित खड़ी थी, बिना किसी जुम्बिश के। कितने ही पल यूं ही गुजर गए। अचानक सोहा ने होले से उसे अलग किया। उंगलियों के पूरों से उसके आंसू पहुंचे, लेकिन बोली कुछ नहीं, क्योंकि तसल्ली देने के लिए अल्फाज दोनों के पास ही नहीं थे। तो ये है वो लोंडा जिसे इतने दिनों से तुमने कैद कर रखा है, मगर अफसोस तुम जबान नहीं खुलवा सके इसकी। खैर, मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं खोलेगा ये जुबान। वो शाहवेज के सामने कुर्सी रखता उसके सामने बैठते बोला, तशद्दुद की इजाज़त नहीं थी, फैमिली वगैरह की धमकियों से मान गया था, मगर पता नहीं किस कीड़े ने काटा, फिर मुकर गया। अजहान उसे देखता दांत पीसते बोला, पता है मुझे तेरी धमकियों का। खैर, अब आराम से बैठ जाओ उधर, मैं जो भी करूं बोलना नहीं दरमियान में। इजहान को उंगली उठाकर वार्न किया था उसने, बदले में उसने सर हिलाया था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो शाहवेज से मुखातिब था, जबकि शाहवेज हकारत से मुंह फेर गया। अच्छा छोड़ो, शाजिम को जानते हो? जवाब ना पाकर उसने कुर्सी आगे खिसकाई थी। अब दोनों के दरमियान सिर्फ 2 इंच का फासला था। देखो, बोलना तो पड़ेगा ही तुम्हें, अगर हमारे काम नहीं आए तो किसी काम के भी नहीं रहोगे। ये जुबान आज ना खोली तो कभी नहीं खोल पाओगे। उसके कान के करीब झुकता वो बोला, भूल है तुम सब लोगों की, जो तुम चाहते हो ना वो कभी नहीं होगा। वो नफरत से थूकते गुर्राया। हाँ, आखिरी फैसला है ये। मुकाबिल पुरसकून था, बिल्कुल। कमाल दलेरी से जवाब आया। अजहान, ज़रा मेरा साजो सामान पकड़ाना। शाहवेज नज़रें शाहवेज के चेहरे पर थी। उसे थैली पकड़ाई गई। अगले ही लम्हे उसने थैली उल्टा दी। सारी चीज़ें ज़मीन पर ढेर हो गई। मुख्तलिफ औजार थे। उसने प्लास उठाया। मेरे यार, ज़रा अपने नाजुक हाथों से इसका मुंह पकड़ना। वो अजहान से मुखातिब हुआ। अजहान ने आईब्राउ उचकाए। जाहिर है अब हमारे काम नहीं आएगा तो किसी और के काम का भी नहीं रहेगा। उसका मुंह पकड़ो, आज तो ज़बान खुलेगी या हमेशा के लिए बंद। अजहान उसे घूरता आगे बढ़ा। मुश्किलों से उसका मुंह पकड़ के खोला था। देख लो, मैं जो कहता हूँ कर गुजरता हूँ। मौका है अभी भी। तुम नहीं जुबान खोलोगे तो कोई बात नहीं, सबूत तो वैसे ही हमारे पास हैं। बाजी तो जीत लेंगे, मगर तुम खामखा अपनी जान के दुश्मन बने हो। खैर, तुम्हें नहीं प्यारी अपनी ज़िंदगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। शाने उचकाता वो बोला और अगले ही पल प्लास उसके मुंह के करीब किया। जैसे इस पलास ने उसकी ज़ुबान को छुआ, मुकाबिल की आंखों में खौफ फैला। उसने ज़ोर से चेहरा घुमाया था। अजहान की करीब छूट गई। उसका मुंह बंद हुआ। प्लास उसके दांतों के बीच था। उसकी हल्की सी चीख निकली। शायद उसकी फुर्ती की वजह से जुबान प्लास के बीच में आ गई थी। हद है, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं भी यही करने लगा था जो तुमने अभी किया, बस फ़र्क इतना है अब हल्की सी चोट आई है। अगर मैं करता तो किस्सा ही तमाम हो जाता। और तुम ना कसम से सही नाजुक हसीना हो, एक बंधा हुआ आदमी नहीं संभाला जा रहा तुमसे। आखिर में उसने अजहान को घूरा था। इससे पहले कि अजहान उसे कोई जवाब देता, शाहवेज की तरफ से इससे पहले कि अजहान उसे कोई जवाब देता, शाहवेज की तरफ से जवाब आया, मैं तैयार हूँ इकबाल जुर्म करने के लिए, मैं तैयार हूँ। आंखों में खौफ लिए वो तेज़ी से बोला। मुकाबिल के लबों पर मुस्कुराहट फैली। गुड, इससे पहले एक और काम करो, यहाँ अपने बाकी सारे साथियों की तफसील लिखो, जो जो जानते हो। जेब से पेन और कागज़ निकाल पकड़ाया गया, मगर वो तो बाहर जा चुके हैं। अजहान ने इत्तला दी। उनका नाम ECL से डलवा चुका हूँ, कब का नहीं जा सकते। कब? उसका हैरत से मुंह खुला। जब तुमने मुझे बताया था तभी। कैसे? उसकी हैरत अभी भी कम नहीं हुई। तुम भूल रहे हो, SP जहांगीर जैदी के लिए कुछ मुश्किल नहीं। क्या ज़रूरत थी उसके मुंह पे पंच मारने की? गाड़ी में बैठते अजहान ने आंखें घुमाई थी उसकी तरफ। आते हुए वो अपना पसंदीदा काम करना नहीं भूला। क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। मुकाबिल ने कमाल बेनियाजी से कंधे उचकाए थे। अजहान ने दांत पीसे। ये ECL में कब नाम डलवाया तुमने इनका?
मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मगर एक ही जवाब कि ये मेरे एरिया में नहीं आता, इसलिए कोई मदद नहीं कर सकता। शर्म तो बिल्कुल नहीं आती होगी ये बात कहते हुए। मतलब बंदा दोस्ती का ही लिहाज कर ले, दोस्ती का ही लिहाज करके उधर ट्रांसफ़र करवाया है भाई। एहसान फरामोश हसीना, बकवास बंद करो। अब तो मुझे हसीना बोले ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाँ, इतने काबिल होते तो इस लोंडे का ना तोड़ देते मुंह। ज़ैदी कसम से मेरे सब्र का इम्तहान मत ले। अच्छा अच्छा मजाक कर रहा था, सीरियस ना हो। कहाँ जाना है? घर? नहीं, सोहा के घर। वो कौन है? बेसाख्ता कुछ याद आने पर उसने ठंडी आह भरी। वही वकील, उससे सब डिस्कस भी तो करना है, और वैसे भी रचना को आते उधर छोड़ के आया था, उसे भी पिक करना है। वो तफसीलन बोला। तुम्हें पता है मेरी पहली क्रश का नाम भी सोहा था? ठंडी आहट भरी थी उसने साथ ही। हैं? फिर क्या हुआ? अजहान ने तजस्सुस से उसकी तरफ देखा। बताया तो था तुम्हें, वही क्लास फेलो जिसे मैंने लव लेटर लिख कर दिया, उसने पूरी क्लास के सामने पढ़ के सुना दिया। अफसोस से सर हिलाया था। अजहान का कहका गूंजा। हाँ, बस ऐसे ही बार बार मेरे सामने नाम दोहराते रहा करो, मज़ा आता है सुन के। जब खुद ही मैंने अपना मजाक बनवा लिया तो तुम भी उड़ा लो, तुम्हारा तो बनता है। अजहान को वो उस वक्त वाकई दुखी लगा। उसने थपकी दी उसे। होता है ऐसा, ये दुनिया है, तेरा गम बहुत बड़ा है मगर सब्र कर। वो मुस्कुराहट दबाए बोला, जबकि जहांगीर ने उसे कड़े तेवरों से घूरा। रचना अपनी बात मुकम्मल करके नर्वस सी बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। पास ही ज़ैनब बैठी मुस्तरिब नजर आ रही थी, जबकि सोहा रचना को घूर रही थी, इसलिए वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। उठो। अचानक सोहा अपनी जगह से उठी और रचना का बाजू पकड़ा था। कहाँ? वो घबराहट और नासमझी में तेजी से बोली, शाजिमा फंदी से माफ़ी मांगने। माशाल्लाह से मोहतरम ने बहुत अजीज़ कारनामा अंजाम दिया। भाई, उन जनाब से माफ़ी भी तो बनती है। वो भी गिड़गिड़ा के, और उसके बाद हाथ जोड़ के उसके सामने ये अर्ज़ करेंगे कि वो हमारी ज़िंदगियों से दूर चला जाए। और माशाल्लाह वो है भी इतना फर्मा बरदार, सीधा सादा बंदा। फ़ौरन जी हजूरी में सर हिलाएगा। आंखों में आंसू आएंगे उसके। वो तशक्कुर भरी नज़रों से आपकी तरफ देखेगा और कहेगा, रचना सिकंदर, मैं आपका सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा, कभी ये एहसान नहीं भूलूँगा। हो सकता है वो आपके पैरों में भी गिर जाए। तंजों के तीर चलाती बिना सांस लिए वो रवानी में बोलती जा रही थी कि रचना ने टोका था। बस करें, मेरा वो मतलब नहीं था। कमज़ोर लहजे में उसने सफाई पेश करने की कोशिश की थी। नहीं तो फिर क्या मतलब था? ज़रा रोशनी डालेंगी अपनी इस थ्योरी पर जो थोड़ी देर पहले आपने पेश की थी? सवालिया नज़रों से उसने उसकी तरफ देखा था। मैंने बस ऐसे ही कहा था, आप सुकून से बैठ जाए। उसने एक गहरी सांस खारिज की थी और उसके बराबर बैठ गई। रचना, जो तुम कह रही हो ना वो इतना आसान भी नहीं। तुम्हारे माफ़ कर देने से और बदले में उससे भी माफ़ी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। उसने जो किया है उसे उसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी, जल्द या बदेर। बेशक हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर तंगी के बाद आसानी है, और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मज़ीद उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत है। कहते ही वो पीछे हटी थी। ज़ैनब का ध्यान पूरी तरह उसकी बातों पर था। अचानक वो उठी और वहाँ से निकल गई। सोहा, मैं मायूस नहीं हुई, बस न जाने क्यों अब मुझे खौफ आता है, मुझे गिल्ट फील होता है। आपके साथ ये सब हुआ, शुरुआत तो मेरी वजह से हुई थी ना। मेरे साथ ये सब कुछ होना ऐसे ही लिखा था मेरे नसीब में। बड़ों बड़ों को घुटने टिकवा देती है ये किस्मत। फजूल में खुद को इल्ज़ाम देकर परेशान मत हो। वो खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर चुकी थी, क्योंकि उसे नॉर्मल होना था। वो सुबह वाली सोहा से मुख्तलिफ सोहा थी अब। रचना ने सर हिलाया था। ऐन उसी वक्त वो दोनों दाखिल हुए, चूंकि वो लाउंज में बैठी थी। अस्सलामुअलैकुम, अजहान ने सलाम किया, जबकि वालेकुम अस्सलाम, ये मेरा दोस्त एसपी जहांगीर जैदी जो मदद कर रहा है मेरी, अजहान ने बैठते तारुफ करवाया। सोहा ने हल्का सा सर को खम देकर सलाम किया। वो गड़बड़ा कर सीधा हुआ। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो लोग असली मौजू की तरफ बढ़ चुके थे। इस दौरान जहांगीर बिल्कुल खामोश था। अचानक बोला, वो शख्स आप लोगों के साथ खेल खेल गया। आप लोगों को उसने ऐसा उलझाया कि आप लोगों का ध्यान उससे हटकर किसी और तरफ गया ही नहीं। पक्का खिलाड़ी था। सबसे पहला काम आप लोगों को उसके दोस्तों तक पहुंचने का करना चाहिए था, उनमें फूट डालनी चाहिए। उस बंदे ने आप लोगों को इधर उधर देखने ही नहीं दिया। खैर, अगला टारगेट वो इंस्पेक्टर है, उसकी फाइल में मंगवा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा करप्ट बंदा है वो, उसे मैं संभाल लूँगा, तीर की तरह सीधा हो जाएगा। वैसे भी उसे अपनी नौकरी ज़्यादा प्यारी होगी। बाकी आप लोग देख लें। सोहा की तरफ देखता आखिर में वो कंधे उचका गया। वो महज इतना बोली। खुद पर उसकी नज़रें महसूस करती नागवारी से उसने रुख मोड़ा था, जबकि वो खज्जल सा इधर उधर देखने लगा। कैसे है?
एक बार फिर वो शाजिम से मिलने आई थी। ठीक उससे नज़रें मिलाए बगैर वो बोला, आज मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका। मुझे पता है, यकीन है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े वो बोली थी। शाजिम को उसका लहजा अजीब लगा था। वो मुंह से कुछ नहीं बोला। क्या आप पर लगा ये इल्ज़ाम सच है? ठहर ठहर कर उसने पूछा था। शाजिम ने चौंक कर ज़ैनब की तरफ देखा। एतबार नहीं है मुझ पर? उल्टा उसने भी सवाल दागा। एतबार है तभी तो पूछा है। भाई मुझे सच जानना है। आप झूठ से काम नहीं लेंगे। मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन मुझे पहले सच जानना है। तुम इन सब से दूर रहो ज़ैनब, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इस सब में। क्यों लेना देना नहीं? भाई हैं आप मेरे। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे भाई पर लगे इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे। वो नज़रें चुरा गया था। कुछ लम्हे उसके बोलने का वो इंतज़ार करते हुए फिर एक बार बोली थी, क्या आपने रचना के साथ ज्यादती की है? वो सीधा सीधा बोली। ज़ैनब कहाँ ना जाओ यहाँ से, सर मत खाओ मेरा। अब की बार वो झुंझलाते कदरे ऊंची आवाज़ में बोला, नहीं जाऊंगी, आप बताएं हाँ या ना। उसकी आवाज़ ऊंची हुई थी। ज़ैनब, वो एक बार चिल्लाया था फिर से, भाई हाँ या ना, मैं कह रहा हूँ कि। वो दरमियान में बोली, हाँ या ना, रचना सच्ची है या झूठी? उसकी आवाज़ पहले से भी ऊंची थी। हाँ किया है मैंने ये सब। ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाया। ज़ैनब सख्ते में, जाओ यहाँ से। क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? आप ऐसे तो नहीं थे। अचानक होश में आती वो मध्यम आवाज़ में बोली, मैं ऐसा ही था, बहुत बुरा हूँ मैं ज़ैनब, बहुत बुरा। क्या कसूर था उस मासूम का? वो सवाल पे सवाल किए जा रही थी। इज्जत रास नहीं आई थी उसे। वो हुर्राया। बस, या कुछ और भी पूछना है? नहीं। शौक की कैफियत में कहती वो पीछे हटी थी। उल्टे कदम पीछे चलती जा रही थी। नज़रें शाजिम पर थीं। अच्छा नहीं किया आपने, आप भी सुल्तान अफंदी जैसे निकले। नफ़ी में सर हिलाती वो तेज़ी से मुड़ी और तकरीबन भागते हुए गई थी उधर से। शाजिम ने ज़ोर से आंखें मीची। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसने ये सब तो कभी नहीं सोचा था। वो वहीं बैठ गया था सलाखों को पकड़ कर नीचे। वो मज़ीद घर नहीं बैठ सकती थी। आज सुबह सुबह वो तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। उसने मुलाजमा से ज़ैनब के बारे में पूछा। ज़ैनब कमरे में बंद थी, मतलब अभी तक नहीं उठी थी। वो चीज़ें समेटती, बैग उठाती, जैसे ही बाहर निकली सामने से मोहित आता दिखाई दिया। उसके आसाप तने थे उसे देखकर। कैसी हो? ठीक, सख्त लहजे में जवाब दिया गया। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? आहिस्तगी से पूछा गया। नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ। सोहा प्लीज़, बात नहीं करेंगे तो मसला हल कैसे होगा? गलत फहमी कैसे दूर होगी? मसला? गलत फहमी? सीरियसली मोहित? बाय द वे, किस गलत फहमी की बात कर रहे हो? सोहा, वो शादी। वो रुका था। हाँ वो शादी। बोलो जल्दी, वक्त नहीं है मेरे पास। हमें लगा था तुम शाजिम को पसंद करती हो, तुम्हारी खुशी के लिए बस किया। अंकल को गलत फहमी हुई थी और इसी वजह से मैं भी। बात अभी मुंह में थी कि वो दरमियान में उचक गई। खुशी? नहीं, मैं गूंगी थी, मेरे मुंह में जुबान नहीं थी, मैं डरती थी किसी से, अपने हक के लिए बोल नहीं सकती थी। नहीं समझ क्या रखा है आप लोगों ने मुझे, कोई खिलौना हूँ? मेरे सीने में दिल नहीं है। जब चाहो कुचल दोगे आप लोग और जब चाहो माफ़ी मांग लोगे। हलक के बल चिल्लाई थी वो। फट पड़ी थी, सारा गुबार बाहर आ रहा था। सुहा, एक बार फिर वो उसे टोकते बोली, एक बात बताओ, वैसे अगर हमारी शादी हो जाती तो कल कला को कोई तुम्हें आकर कह देता कि सोहा तो किसी और से मोहब्बत करती है, तो तब तुम बिना मुझसे पूछे मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ देते? इस्तेहज़ाइया लहजे में इस्तफसार करती नज़रों से उसने उसकी तरफ देखा था। वो तड़प उठा था, मगर उसके पास कोई दलील, कोई जवाब नहीं था जिससे वो उसको कायल कर सकता। मैं नहीं जानता कि मैं। वो एक बार फिर उसे टोक गई थी। मोहित, तुम जानते क्या हो? कभी कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की तुमने। मैं समझती थी कि अगर मुझे कोई समझता है तो वो तुम हो, मगर मैं गलत थी। तुम मुझे कभी नहीं समझ सके। अरबी में एक कहावत तो सुनी होगी तुमने, जब चाहो दूर जा सकते हो लेकिन जब चाहो करीब नहीं आ सकते। वो रुकी थी, एक लंबी सांस ली। मुझे यकीन था, एतमाद था अपनों पर, मगर मेरा एतमाद ऐसा टूटा कि मैं चाहकर भी दोबारा खुद को जोड़ नहीं पा रही हूँ। और शायद दिन, साल, सदियाँ बीत जाएंगी, मगर वो दोबारा मकाम नहीं पा सकूंगी मैं जहाँ मैं पहले थी। आखिर में उसकी आवाज़ रुंध गई। ना चाहते हुए भी आंखों के किनारे भीग गए थे। I'm सॉरी, वो सर झुकाए बोला तो फ़कत इतना है। सॉरी? वो तल्ख सी हंसी। चलती हूँ, देर हो रही है। आंखों में आई नमी साफ करती वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। जबकि वो वहीं खड़ा उसे तब तक देखता रहा जब तक नज़रों से ओझल नहीं हो गई वो।
क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी या फिर सिर्फ मेरा मुंह तकने आए हो? शाज़िम उसे घूर के बोला। वो मैंने तुम लोगों के ख़ानदानी डॉक्टर को पकड़ा था। बोलकर वो चुप हुआ। तो क्या कहा उसने? जल्दी जल्दी बोलो यार, फिल्मी सीन क्रिएट मत किया करो मेरे सामने। वो झुंझलाया था। काफ़ी मार पीट की, उसके बाद मान गया वो। आंटी यानी तुम्हारी माँ की हालत गलत दवाइयों की वजह से ऐसी है। गलत दवाइयाँ? उसका कहना है उसे जो कुछ कहा गया उसने वही किया। किसने कहा उसे? डरते डरते पूछा। अदनान ने उसकी तरफ देखा, फिर नज़रों का जाविया बदला। सुल्तान अफंदी ने। शाजिम ने आंखें जोर से बंद करके खोली थी। मगर क्यों? ऐसे लग रहा था ये सवाल उसने अपने बाप से किया। एहतजाज, कुर्ब, तकलीफ सब उसके लहजे में था। तुम्हारे मामू के कत्ल में मुलविस था तुम्हारा बाप, और ये बात तुम्हारी माँ जान गई थी। उन्होंने बगावत करने की कोशिश की थी उनसे, जिसके नतीजे में उनका ये हाल किया गया। अब की बार वो शौक हुआ, आंखों की पुतलियां साकित हुई। और जैनब ने वाकई समीर से शादी की थी। वो मिडिल क्लास था, तुम्हारे बाप ने मरवा दिया उसे। और तुम्हें ये बताया कि जैनब के साथ उसने गलत किया, क्योंकि वो जानते थे कि तुम जैनब का साथ दोगे इस मामले में। उसे लगा कि वो मज़ीद अपने पैरों पर अब खड़ा नहीं हो सकेगा। ज़हन माऊफ हो रहा था। उसने सलाखों को सहारे के तौर पर ज़ोर से पकड़ा था। शाज़िम, अदनान ने पुकारा था उसे। हमारे बाकी सारे साथी पकड़े गए हैं। मैं छुपता छुपाता आया हूँ यहाँ, शायद वापसी पर मैं भी पकड़ा जाऊँ। उसने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा और खुद वहीं बैठ गया था। उसके बाप ने तो उन्हें भी नहीं छोड़ा था। चेहरे पर हाथ फेरता वो आंखें बंद करके टेक लगा गया था। कमरा अदालत में खामोशी छा गई थी, जिसे फराज साहब की आवाज़ ने तोड़ा था। सबसे पहले तो मैं अपनी फासला दोस्त से अफसोस करना चाहूँगा। हाल ही में उनकी शादी टूटी और उससे अगले ही दिन उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। ताज़ियत कबूल करें। मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगा इनकी हिम्मत को, कि इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी ये आज पूरी हिम्मत के साथ एक जज्बा लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना गम भुलाकर दूसरों की ढाल बनकर उनके साथ खड़े होते हैं। उन्होंने हल्का सा सर को खम देकर पीछे मुड़कर अपनी नशिस्त पर बैठी सोहा की तरफ देखा था, जो स्पाट तासुरात लिए उनकी तरफ ही देख रही थी। उनका अंदाज तमस्खराना था। कम अज़ कम सोहा को तो यही लगा। उन्हीं तासुरात के साथ उसने सर हिलाकर शुक्रिया अदा किया। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है। जिस दिन इनकी वालदा का इंतकाल हुआ उसी दिन सुल्ताना फंदी का कत्ल हुआ, क्योंकि उनकी वालदा ने उन पर हमला किया था और जवाबी हमले में अपनी जान भी गंवा बैठी। ये वाक़या जिस दिन पेश आया, यानी 25 अगस्त, उसी दिन इस केस की समाअत थी। इस वाक़ये की वजह से तारीख आगे बढ़ा दी गई। तो सवाल ये उठता है कि ये वाक़या उसी दिन क्यों पेश आया। मान लेते हैं कि ये एक महज इत्तफ़ाक़ था, लेकिन हमला करने वाली इनकी वालदा थी। बगैर किसी दुश्मनी के ठीक उसी दिन हमला क्यों करेंगी वो रुका था। एक उचटती नज़र सोहा पर डाली, जो अब अपनी नशिस्त से खड़ी हुई थी। वो इसलिए कि उन्हें वक्त चाहिए था। अभी जो कि मेरे क्लाइंट शाज़िम आफंदी के दोस्त भी हैं, वो इतराफ़ जुर्म करके गए हैं। उनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया, तशद्दुद किया गया है, उन पर डराया धमकाया गया। इनका चेहरा देखें। शाहवेज़ की तरफ उंगली से इशारा किया, जिसके चेहरे पर नील था गाय दाल पर। इनके चेहरे पर निशान इस बात का सबूत है कि इन पर तशद्दुद किया गया। जबकि पुलिस तहवील में थे वो 2 दिन से, इन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। और रही बात लड़की की माँ की, तो एक माँ कब तक बेटी के खिलाफ जा सकती है। मान ली हार बेटी के आगे। माँ की ममता जाग गई। सोहा ने गर्दन मोड़कर पहले शाहवेज के चेहरे की तरफ देखा, जिसका दायां गाल सूजा भी हुआ था और निशान भी था। फिर उसने एक घूरी अजहान पर डाली। अजहान की गुस्सीली नज़रें जहांगीर पर थी, जो खुद पर पुरतपिश नज़रें महसूस करता इधर उधर झांक रहा था। लेकिन अजहान की तरफ देखने की गलती नहीं की थी उसने। इनके चेहरे पर निशान कैसे आया, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। आपके सामने है, सब इनसे पूछ लें। और वो सब अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती। वो शानें उचकाती आगे बढ़ी। जहाँ पर फराज साहब खड़े थे उनके बराबर खड़ी हो गई। और रही बात सुल्ताना फंदी के कत्ल की, तो मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि आप पहले बात शुरू करेंगे वाली। एक सवाल मैं उठाती हूँ, 24 अगस्त को शाज़िम आफंदी बाहर क्या कर रहा था? वो टेबल की तरफ बढ़ी, कुछ उठाया और फिर जज साहब की तरफ बढ़ी। ये है वो वीडियो जिसमें शाज़िम आफंदी मेरी शादी वाले दिन मैरिज हॉल में मौजूद है।
ये तो आप बताएं, आपके दूल्हा तो यही थे ना। मेरी शादी इब्राहिम बेग से हो रही थी, वो तेज लहजे में बोली। और इस बात का गवाह वहाँ मौजूद हर शख्स है। ये शख्स सिर्फ वहाँ तमाशा करने आया था और कामयाब भी हो गया। क्या इतना कमज़ोर है हमारा सिस्टम कि कुछ पैसों के एवज मुजरिम बाहर दंदनाते फिरें? उनका सबसे ज़्यादा साथ इस काम में इंस्पेक्टर नवीद ने दिया। और ये रही उनकी फाइल, यहाँ का सबसे ज़्यादा करप्ट बंदा है ये। बहस बहुत तवील हो जाएगी, अगर वकील साहब गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहें तो ठीक है, मगर असल मौजू से बात हट जाएगी। मैं दरख्वास्त करती हूँ अपने फाजिल दोस्त से कि पहले वो इस केस को निमटने दें। हम भी यहाँ हैं, ये भी यहाँ हैं, अगले केस में ये सब मामला तय पा जाएंगे। तनफ्फुस तेज चल रहा था उसका, सुर्ख चेहरा लिए वो बोल रही थी। सिर्फ वही जानती थी कि कैसे उसने खुद को कंट्रोल किया था। फराज साहब ने गर्दन मोड़कर गुस्से से शाजिम की तरफ देखा, जो दुनिया जहान से बेखबर बैठा था। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है उधर। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है ये? मगर शायद वकील साहब ये भूल गए कि सबूत मिटाना सुल्तान अफंदी का काम रहा। मगर इस बार उन्हें कुछ भी मिटाने की मोहलत ही नहीं मिली। इंस्पेक्टर नवीद ने गुस्से से जहांगीर की तरफ देखा, जो शाने उचका गया। फराज साहब, सुल्तान अफंदी के केस को इस केस से अलग रखा जाए और बजाय उस पर वक्त ज़ाया करने के आप असल मकसद पर फोकस करें। शाजिम आफंदी जेल से बाहर क्या कर रहा है, आप इसका जवाब देंगे? मेडिकल रिपोर्ट भी सबके सामने साबित कर रही है कि ऊपर से इनके साथी भी एतराफ़ी जुर्म कर चुके हैं। आप अगर कुछ साबित कर सकते हैं तो करें, वरना इधर उधर की बातें करके अदालत का वक्त ज़ाया मत करें। उनके साथियों से ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया और ये बात मैं साबित करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि मेडिकल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अपनी मर्ज़ी से ज़ोर ज़बरदस्ती से बनवाई गई है। जिस डॉक्टर से ये रिपोर्ट बनवाई गई, मैं उन्हें अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। सबने अचंभे से गर्दन मोड़कर डॉक्टर की जानिब देखा, जो कदम उठाता कटहरे में आ खड़ा हुआ था। आपका नाम? इलियास इंसारी। वो रिपोर्ट को पहचानते हैं? इस वाली को, इस रिपोर्ट को पहचानते हैं? जी बिल्कुल, कैसे भूल सकता हूँ। कुछ लम्हे रिपोर्ट को गौर से देखने के बाद जवाब आया, इस पर दस्तखत भी आपके हैं। आप इस रिपोर्ट के बारे में बता सकते हैं, कब बनाई, कैसे बनाई, मतलब सारी डिटेल्स? पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पशेमान हूँ कि मैं अपने पेशे के साथ बददियानती कर चुका, और शायद ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। ये रिपोर्ट मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई गई, मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी। प्रेशर में आके मैंने बना दी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो तेज़ी से खड़ी हुई। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आप जानते हैं कौन लोग थे वो जिन्होंने आपको धमकाया? नहीं, मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन वो लोग सामने ही नहीं आए थे उस वक्त। चलें, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। हमारा असल मकसद तो सिर्फ यही बताना था कि ये रिपोर्ट झूठी है। माय लॉर्ड, जिस तरह उनको धमकाया गया है ना, ठीक इसी तरह मेरे क्लाइंट शाजिम आफंदी के दोस्तों को भी धमकाया गया। मैं उनको बारी बारी बुलाना चाहूँगा कुछ सवालात के लिए। शाहवेज, जिनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात अब भी हैं, सबसे पहले मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब। अचानक पीछे से आने वाली आवाज़ पर चौंक कर सबने देखा। उस आवाज़ पर शाजिम ने भी सर उठाकर देखा। आंखों में हैरत उभरी और माथे पर लकीरें वाज़ेह हुईं। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, हो सकता है इसके बाद किसी भी सवाल या जवाब की ज़रूरत ही ना पड़े। अदालत का बहुत सा वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा। वो मुस्तहकम लहजे में बोली। सोहा ने गहरी सांस भरी, उलझनज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा। नहीं जानती थी कि वो क्या कहने जा रही है और क्या दिखाने। आपको जो भी कहना है कटहरे में आकर कहिए। वो खरामा खरामा कदम उठाती कटहरे में जा खड़ी हुई। मैं ज़ैनब सुल्तान, मुलजिम शाजिम आफंदी की बहन हूँ। इन्होंने मेरे सामने खुद एतराफ़ किया, इन पर लगा इल्ज़ाम सच है और वो एतराफ़ इसमें महफूज है। उसने एक पैकेट हवा में लहराया। बोलते हुए हनूज उसकी नज़रें शाजिम पर थीं, जो बिना पलकें झपके उसकी तरफ देख रहा था, शायद यकीन करने की कोशिश कर रहा था। और मेरा भाई मुझसे झूठ नहीं बोलता, यही इनकी एक खूबी है। आप चाहें तो उन्हें यहाँ बुलाकर पूछ सकते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। ये झूठ नहीं बोलेंगे। अब की बार शाजिम के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, जख्मी मुस्कुराहट। वो वीडियो चल रही थी। कमरे में उसकी वही आवाज़ गूंज रही थी जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा चिल्ला चिल्ला कर एतराफ़ कर रहा था। उस दिन वो घर से पूरी तैयारी से निकली थी। आर या पार, वो उस दिन सोच के निकली थी कि एक बार शाजिम से कंफर्म करना चाहती थी। अगर वो उन सब से इनकार करता तो पहले वो सोहा से बात करती। अगर वो ना मानी तो उसने सोच लिया था, अपने भाई को बचाने के लिए, वो वही सब करेगी जो सुल्तान अफंदी कर रहा था। लेकिन अगर वो इल्ज़ाम सच्चा निकला तो
कुछ लम्हे सोचने के बाद दिल मजबूत किया था उसने। शाजिम के साथ उस दिन मुलाकात रिकॉर्ड करनी थी, अगर वो इतराफ़ करे तो भी, और अगर इनकार करे तो भी। उसकी शर्ट के ऊपरी हिस्से पर बटन था, वो बटन उसने खुद टांका था, सिर्फ कैमरा नस्ब करने के लिए। दुपट्टा भी उसने उसी लिहाज से सेट किया था। इस वीडियो में देख सकते हैं आपके कैसे एक ही सवाल बार बार दोहराया जा रहा है और जिस अंदाज में पूछा जा रहा है। जिस स्टेज पर वो उस वक्त थे, उकताहट से यही जवाब देते ना। अपनी बहन ही उन पर शक कर रही थी, उन्होंने गुस्से में वही जवाब दिया। वो कह भी रहे हैं कि इन सब से दूर रहो, शायद अपनी बहन को इन सब से दूर रखने के लिए उन्होंने ये सब कहा हो। ऐसे सिर्फ वीडियो की बिना पर हम ये तो नहीं परख सकते कि सच और झूठ क्या है। कौन सा भाई अपनी बहन के सामने इस तरह का एतराफ़ करता है, वो भी गुस्से और जज्बात में आकर। सोहा सीने पर बाजू बांधती भवें उचकाती फराज साहब की तरफ घूमी। मेरे ख्याल में भाई इस बात का सवाल बेहतर दे सकते हैं। कहा तो है वो झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने ये सब क्यों। बार बार वो एक ही जुमला दोहरा रही थी और वो भी इतने यकीन से। शाजिम जानता था वो क्यों कह रही थी ऐसा। वो वाकई में उससे झूठ नहीं बोलता था। हाँ, सच छुपाता ज़रूर था, मगर तब तक जब तक उसे भनक ना पड़े। सामने आने पर वो झूठ से काम लेने की बजाय सीधी बात करता था। वो खड़ा था, छोटे छोटे कदम उठाता ज़ैनब के पास आया। ये सबके लिए नाकाबिले यकीन था, क्योंकि वो बिना कहे अपनी जगह से खुद उठ के गया था। ज़ैनब पीछे हटी, मगर वहाँ से हटते हुए उसके कान में सरगोशी की। आई एम सॉरी, मगर क्या करती, मेरी रगों में भी आफंदी का खून है। धोखा और पीठ पीछे वार करना फितरत में शामिल तो होगा ना। मुकाबिल के चेहरे का रंग बदला। वो चेहरा जहाँ हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, वहाँ बला की संजीदगी थी, तकलीफ के आसार थे। रीलिंग को जोर से पकड़ा था, शायद खुद को कंपोज करने की कोशिश में था। सीधा खड़ा हुआ, कुछ लम्हे ज़मीन को घूरने के बाद उसकी आवाज़ गूंजी। इस वीडियो में मैंने जो भी कहा वो सब सच है, बिना किसी दबाव के अपने पूरे होशो हवास में कहा था ये सब मैंने, और मैं ये सब तस्लीम करता हूँ। सन्नाटा छाया था, वह नाकाबिले यकीन एतराफ़ था वो सबके लिए। रचना ने आंखें बंद की, दो आंसू निकलकर गाल पर बहे। सोहा ने पीछे मुड़कर देखा, पहले रचना की तरफ फिर ज़ैनब की तरफ। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर कैफियत दोनों की मुख्तलिफ थी। वो एतराफ़ कर चुका था, अपनी बहन के कहे का मान रख चुका था। उसने वीडियो की तस्दीक की, उसका हर लफ्ज़ उस वीडियो के बारे में था। केस क्लोज। जहांगीर बुड़बुड़ाया और अपने साथ बैठे अजहान को थपकी दी। अदालत का फैसला आ चुका था। शाजिम और उसके साथियों को 22 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई। इंस्पेक्टर नवीद को सस्पेंड कर दिया गया। थैंक यू। बाहर आते ही रचना सोहा के गले लगी। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। वो इमोशनल थी, खुद उसको अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी। आप अगर मुझे हौसला ना देती और मेरी हिम्मत ना बंधाती उस दिन, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। मैं किसी कोने में अभी भी पड़ी होती, या फिर शायद कब्र में। सोहा ने उसे आहिस्ता से खुद से अलग किया। एवें ही ऐसे पड़ी होती। तुम इतनी बहादुर हो, हिम्मत तो हर कोई बनता देता है, सबसे बड़ा काम खुद हिम्मत करना होता है। तुमने जो की। और ये आंसू साफ करो, खुशी के आंसू हैं ये तो। बहने दीजिए आज ये टिशू। वो गाड़ी के पास ही खड़े थे। अजहान ने टिशू गाड़ी से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। वैसे भी रोना पसंदीदा काम है इनका। वैसे मुझे तो कई बार शुक्रिया बोल चुकी हो, आज ज़ैनब का बनता है। ये ना होती तो शायद इतनी जल्दी कामयाबी भी ना मिलती। ज़ैनब उनकी तरफ आ रही थी, उसे देखकर सोहा बोली। वो करीब पहुंची तो रचना ने उसे शुक्रिया बोला। उसने बदले में हल्का सा सर हिला। सभी जानते थे वो उस वक्त किस कैफियत से गुजर रही थी। वैसे तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? सोहा की जानिब से उस गैर मुतवक्को सवाल पर दोनों चौंके थे। अगले ही पल अजहान मुस्कुराया, जवाब कहे, अरे मेरे अरे मेरे कहने से क्या लेना देना, शादी आप दोनों ने करनी है। इसी से पूछें, अगर ये जल्दी मान गई तो बहुत जल्द, अगर नहीं तो फिर 3-4 साल इंतज़ार कर लेंगे और भी। उसने शरारत आंखों में लिए रचना को देखते का, जबकि वो सटपटाई। इस गैर मुतवक्के मौजू पर उसके गाल दहक उठे थे। ये क्यों नहीं मानेगी, इतने अच्छे हो, इनकार की वजह ही नहीं है कोई। बाय द वे मुझे अपनी शादी पर लाजमी बुलाइएगा। ज़रूर, थोड़े दिनों तक कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए बोला, जबकि रचना की हालत गैर हो रही थी। वो रोना भूल चुकी थी। इंतज़ार करूंगी, मुस्कुराते हुए कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। हम भी चलें? कहाँ? घबराहट से उसके मुंह से निकला। फिलहाल तो घर। हाँ, वो फुर्ती से गाड़ी में बैठी थी, जबकि उसकी इस कदर फुर्ती देख उसकी मुस्कुराहट दबी थी। उसने मुस्कुराहट दबाई थी लबों तले।
शाम उतर रही थी। दिन भर की गर्मी के बाद अब मौसम कदरे खुशगवार था। सोहा फ्रेश होकर बाहर लॉन में आई थी। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा फारिग थी। ज़ैनब अपनी मामा के पास वापस जा चुकी थी। उनका इलाज चल रहा था। सोहा अकेली ही होती थी, घर साथ एक मुलाजमा भी, और एक हाथ में चाय का मग थामे दूसरे हाथ में मोबाइल थामे वो उसमें मगन थी। अचानक गाड़ी के हॉर्न पर गर्दन उठाकर देखा। वो चौंकी थी। जुनैद चौहान की गाड़ी थी और उस गाड़ी के पीछे जुनैद चौहान की गाड़ी थी और उस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी, मतलब पूरी चौहान फैमिली थी। बाकी सब लोग उससे मिलकर अंदर जा चुके थे, मगर जुनैद साहब वहीं थे। शायद उन दोनों बाप बेटी को अकेले टाइम दिया था और उसके सामने सर झुकाए वो बैठे थे। आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। पापा, उसकी आवाज़ पर उन्होंने सर उठाया था। वो दोनों नीचे ही घास पर बैठे थे। ये सर झुका हुआ अच्छा नहीं लगता, और बेटियां तो कभी भी अपने बाप का झुका सर नहीं देख सकती। वो नम आंखों से मध्यम आवाज़ में बोली थी। वो उनसे नालां थी, मगर बाप को इस हालत में सामने देख सब भूल गई थी। मैंने हमेशा तुम्हें ज़ारा हमदानी की बेटी होने की सज़ा दी, ये सोच कर कि तुम भी उसकी बेटी हो। जिस तरह वो अपने मकसद के लिए मुझे छोड़ गई, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी वैसे ही। वो ज़मीन को घूरते टूटे लहजे में बोले। उसे उनकी आवाज़ रूंधी हुई लगी। हैरानी से उसने बाप की तरफ देखा। पहली बार वो अपना दिल उसके सामने खोल के रख रहे थे। मगर मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। क्यों चाहूँगा, बेटी हो मेरी। दिल तो धड़कता था ना तुम्हारे साथ। मेरे लाख ताल्लुकी के बाद भी खुद पे तो खोल चढ़ा लिया, मगर इस दिल का क्या करता। अपनी बेटी भी मानते थे और यकीन भी नहीं करते थे। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों से निकला। वो तो पहले ही नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, ऊपर से उसका शिकवा सुनकर मज़ीद ज़मीन में गड़े। गुनाहगार हूँ तुम्हारा, माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। बात अभी मुंह में थी कि वो आगे बढ़कर उनके गले लग चुकी थी। एक पल के लिए तो वो साकित हुए, मगर अगले ही पल उन्होंने उसके सर पर बोसा दिया। जो भी था, मगर अपने बाप से वो माफ़ी नहीं मंगवा सकती थी। उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती थी। जो था माजी का हिस्सा था। उनकी जगह कोई और होता तो शायद बदलने में अरसा लगाता, या शायद बदलता ही ना। मगर बेटियां अपने बाप को यूं टूटा और झुका नहीं देख सकती। जो हुआ भूल जाएं, समझे कभी वो वक्त था ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। आहिस्ता से अलग होती उनकी तर आंखें साफ करती वो बोली। बदले में उन्होंने बच्चों की तरह सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दी। अम्मी को भी माफ़ कर दें। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर जाने के बाद उसने गुजारिश की, बेटा, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं ना, उनकी कदर इस दुनिया में बढ़ जाती है। और मेरे दिल में जो भी था वो अपने साथ ही ले गई है। गहरी सांस ली थी उन्होंने। वो बस सर हिला के रह गई थी। क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? वाह, वैसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बुलाने पर आप आ जाएंगी। पहले वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर लौट आई थी। बिल्कुल नॉर्मल था वो। जो बोलना है ना जल्दी बोलो, इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास, वो सख्ती से बोली। मैं जानता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और जानती हैं, अब आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में कोई शाज़िमा अफंदी नामी शख्स नहीं होगा। लेकिन वो लम्हे भर के लिए रुका, हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आंखों में झांका। वो उसकी तरफ ही मुतवज्जो थी। आप चाहकर भी शाज़िमा अफंदी को भूल नहीं पाएंगी। जितने दुख, जितने हादसे उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए हैं ना, वो आपको भूलने नहीं देंगे उसे। और हाँ, शादी कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार कोई शाज़िमा अफंदी नहीं आएगा वो शादी रुकवाने या तुड़वाने। इसलिए बिना किसी खौफ के धूमधाम से कीजिएगा, अपनी पसंद की, ना कि अपने बाप के कहने पर फिर एक बार कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाइएगा। इन सब बातों के दरमियान लम्हे भर के लिए भी मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं हुई थी, लेकिन आखिरी बात मासूम मुस्कुराहट से तेवरी चढ़ाकर बोली थी, जानती हैं, आपसे मोहब्बत हो गई थी, मगर उस मोहब्बत के सामने अनाज, जिद और गुस्सा आ गया था। और जब मोहब्बत का सामना जिद और अनाज से हो, तो मोहब्बत कहीं दूर रह जाती है, जिद और अनाज बाजी ले जाते हैं। उसे ना बोलता देखो एक बार, फिर ठहर ठहर कर बोला था। दिल खाली हुआ था। शायद यही सब सोचकर वो इस चेहरे को पता नहीं दोबारा देख भी सकेगा या नहीं। वो नज़रें फेर गया था उसके चेहरे से। हो गया? नहीं, ज़ैनब के लिए बुलाया आपको, उसका ख्याल रखिएगा, बगैर कोई बात दिल में रखे। यही सोच कर कि वो आपकी बहन है, बहुत मासूम है वो। अब की बार वो संजीदगी से गोया हुआ।
अपनी बहन से इतनी मोहब्बत और दूसरों की बहनें। जुमला अधूरा छोड़ गई थी वो। मुकाबिल के माथे की सिलवटें पड़ी। ये सिलसिला बहन की मोहब्बत से ही शुरू हुआ था। ये सिलसिला बहन की मोहब्बत से ही शुरू हुआ था। अपनी बहन का बदला लेने के लिए मैं इस रास्ते पर निकला था। अगर मेरी बहन महफूज नहीं तो किसी की नहीं। दांत पीसते को राया था वो, मगर कुछ याद आने पर फौरन नजरें चुराई थी। उसकी बहन के साथ करने वाला तो सब कुछ उसका अपना बाप ही था। उसके बाप ने ही तो झूठ बोला था उसे। झूठ बहन का बदला लेने के लिए नहीं, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए किया। अगर बहन का बदला ही लेना होता तो इतना गलीज रास्ता कभी ना अपनाते, बल्कि दूसरों की तकलीफ महसूस होती तुम्हें। मगर तुमने वही रास्ता चुना जिससे तुम्हें तस्कीन मिली। चबा चबा कर कहती वो पलट गई, जबकि वो सुन खड़ा रह गया था पीछे। वक्त की सुइयां तेजी से घूम रही थी। सब आगे बढ़ चुके थे अपनी अपनी जिंदगियों में। सोहा उस दिन उनके साथ घर नहीं गई थी। उसका कहना था कि वो फिलहाल अकेले रहना चाहती है, बहुत जल्द आ जाएगी वहाँ, मगर अभी नहीं। किसी ने उसे फोर्स नहीं किया था। शनाया उसके साथ रहती थी अब। वैसे तो वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर एक शख्स था जिससे वो तंग थी, जहांगीर जैदी। वो जितना उससे इज्तनाब बरतती उतना वो सामने आता। वो जिद जोती थी उसकी बातों से। मोहित की शादी की तैयारियां चल रही थी उस दिन। एक तो सोहा वाला वाकया, अगले ही दिन सारा हमदानी की मौत। शादी डिले होते होते 1 साल बीत गया था। वो कुछ दिनों के लिए चौहान हाउस आई। अब की बार उसे दुख नहीं हुआ था उसकी शादी का सुनकर। बकौल उसके, मोहित उसका अच्छा दोस्त हो सकता है मगर अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं। वो उस वक्त किचन में खड़ा कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ था जब डोर बेल बजी। दरवाजे पर इजहान को देखकर हैरान हुआ था वो। अरे सहे नसीब, आप कैसे इधर आ गए? शादी के बाद तो ईद का चांद ही हो गए हैं आप। शादी चीज़ ही ऐसी है, बड़े बड़े लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। खैर तुम क्या जानो। उसे देखते उसने चोट की। वो उसके पीछे किचन में चला आया। हाँ उड़ा लो मजाक। बदमजा हुआ था वो। साथ ही उसे अपने लिए बनाई कॉफ़ी थमाई थी। वैसे लड़की तो तुमने ढूंढ के ही रखी है, कर क्यों नहीं लेते शादी? कौन सी लड़की? ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सोहा के घर के और ऑफिस के तेरे जो चक्कर लग रहे हैं ना, सब पता है मुझे। और सुना है बेइज्जत भी काफ़ी बार हो चुके हो। अजहान ने तफ्तीशी नज़रों से उसे देखते पूछा। तुम्हें किसने बताया? मतलब हो चुके हो बेइज्जत? मैंने तो तुक्का मारा था। वो फौरन खज्जल हुआ। नहीं, मतलब था कि तुम्हें किसने कहा। अच्छा छोड़ो, एक मशवरा देता हूँ। क्या? उसकी बात सुनकर उसने उसे घूरा था। बकवास नहीं करो, पकड़ा गया तू। अरे उन्हें क्या पता कौन हो, जो भी पूछे बता देना। सोहा का क्लास फेलो, उसने बुलाया। फौरन हल पेश किया। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो मुस्कुराया। स्याह रंग की मैक्सी जिसके घेरे पर हल्का फुल्का गोल्डन काम था। सर पर हम रंग दुपट्टा सलीके से सेट किए। वो किसी से महवे गुफ्तगू थी। जहांगीर के लिए उससे नज़रें हटाना मुश्किल हो रहा था। एक तो वो पहली क्रश, दूसरा वो आज उधर ही इसीलिए आया था, तीसरा आज अजहान ने उसे तैयार करके भेजा था कि आज उससे अपने दिल की बात ज़रूर करनी है। तो नज़रें हटती भी कैसे? मगर जिस लड़की के साथ वो खड़ी थी, बकौल उसके, वो जूं की तरह चिमट गई थी उससे। उधर से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर के चक्कर काट रहा था। साथ में डर लग के कोई उससे पूछ ही ना ले। तभी उसका मोबाइल बजा। बको। कॉल अटेंड करते वो झुंझलाते हुर्राया। सदके, जिस अदा से बोल रहे हो लगता है बॉर्डर पर फायरिंग कर चुके हो और जवाबी हमले में शदीद जख्मी हुए हो। साथ ही अजान का गला फाड़ कहका गूंजा। हो गया तुम्हारा? अब फजूल दोबारा फ़ोन मत करना मुझे। फ़ोन बंद करके साइलेंट पर लगाकर जेब में डाल चुका था वो। नज़रें एक बार फिर सामने थी। उस लड़की का मोबाइल रिंग हुआ। वो फ़ोन कान को लगाए दूसरी तरफ चली गई। इससे पहले कि सोहा वहाँ से गायब होती वो तेज़ी से वहाँ पहुँचा। अच्छी लग रही हैं। अचानक आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। वो हैरान थी। आपको किसने बुलाया यहाँ? वो जो सोच रहा था कि सख्त अल्फाज सुनने को मिलेंगे, मगर अपना कॉम्प्लीमेंट इस कदर इग्नोर होने पर हलक तक कड़वा हुआ उसका। क्या मतलब किसने बुलाया? माशाल्लाह से काफ़ी इज्जत है हमारी, काफ़ी जान पहचान है। उसके चेहरे पर नागवारियत फैली, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली थी। बात करनी है आपसे, जो मैं काफ़ी दिनों से करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मौका ही नहीं मिल रहा। सोचा आज मौका मिला है तो लगे हाथों कर ही लूँ। लगे हाथों? उसने भवें उचकाए। उसे अंदाज़ा था वो क्या बात करना चाह रहा है, और दिल ही दिल में वो आज उससे दो टोक बात करने का सोच चुकी थी। जी लगे हाथों, चलें फिर। उसने एक तरफ इशारा किया, क्योंकि वो जानता था बात इधर नहीं होगी, कोई ना कोई ज़रूर आकर टोकेगा। वो चुपचाप उठ के और उसके साथ चल पड़ी। फरमाइए, जाते ही बोली। जिस तरह वो बोली, वो जो इतने एतमाद से बात करने का सोच रहा था, सब हवा हुआ था।
कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कुछ सोचते हुए वो गड़बड़ा कर बोला, मैं चाहता हूँ कि वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो थी। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बगौर देख रही थी कि हम दोनों एक साथ मतलब इकट्ठे। एक बार फिर जुमला अधूरा छोड़ा, मैं चाहता हूँ हम दोनों एक साथ मिलकर दुश्मन के दांत खट्टे करें। अब की बार वो रवानी में जुमला मुकम्मल कर गया। वो जो कुछ और सोच रही थी सुनकर बहुत चक्की रह गई। एक पल के लिए उसे लगा वो अपने साथ नौकरी करने की ऑफर कर रहा है। मतलब ना समझी और उलझन ज़दा नज़रों से उसने उसकी तरफ देखा। आपने जो 10 साल पहले मेरे साथ किया ना, उसके बाद लड़कियों पर एतबार करने से भी डर लगता है मुझे। 30 साल का हो गया हूँ, अभी तक अकेली जान लेकर घूम रहा हूँ। वो लब भींच गई थी, चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरे थे। वो कैसे शख्स से सीधी और अक्लमंदाना बात की उम्मीद कर गई थी। मेरी जो बाकी की थोड़ी बहुत ज़िंदगी रह गई है वो मैं आपके संग गुजारना चाहता हूँ। उसने कुछ बोलने के लिए लब वाह ही किए थे कि मुकाबिल की मध्यम कनाया आवाज़ उसके कानों में गूंजी, आपके साथ अपनी हर खुशी और गम बांटना चाहता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर, चाहे खुशी हो या गम, कोई भी मुश्किल हो, जहांगीर ज़ैदी को अपने साथ पाएंगी। नीज़ ये कि बंदा नाचीज़ अपनी बाकी की ज़िंदगी आपके ताबे गुजारी की ख्वाहिश रखता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेंगी। वो खामोश हुआ, जबकि वो मुतहय्यर बिना पलक झपके उसकी जानिब देख रही थी। मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलूँगा, ना ही मुझसे रोमांटिक डायलॉग्स बोले जाते हैं। इस मामले में खासा अनाड़ी हूँ, मगर इस बात का वादा करता हूँ हमेशा कोशिश करूँगा कि आपकी ये खूबसूरत आंखें आंसुओं से पाक रहें। आप हमेशा मेरी इन आंखों में अपने लिए इज्जत देखेंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। धीमे सुरों में इजहार करके अब उसकी आंखों में देखने से गुरेज कर रहा था वो, जबकि वो अभी भी बेयकीनी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने पलकें झपकीं तो अपनी आंखों को नम पाया। उसका जहन लफ्ज़ इज्जत पे ही कहीं अटक गया था। 2 बार वो दुल्हन बनी, सब ने अपनी इज्जत का ख्याल किया, तो वो किसी खाते में ही नहीं थी क्या? और फिर उसकी माँ उसे उसे भी तो सारी ज़िंदगी लफ्ज़ इज्जत नहीं मारा था। आज उस शख्स के इजहार में मोहब्बत की बजाय बार बार इज्जत का लफ्ज़ था। वो चाहकर भी उसे कुछ नहीं बोल पाई। बुरा लगा तो माजरत, लेकिन मैं सिर्फ अपने दिल की ख्वाहिश बता रहा हूँ। मानता हूँ बहुत देर कर दी मैंने, लेकिन सुना है जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। वो थोड़ा आगे को झुकता सरगोशीनुमा लहजे में बोला, और कहाँ से सुना है ये आपने? वो फौरन मुंह बनाता सीधा हुआ। अब वो उसे क्या बताता कि आते हुए जो डायलॉग्स गूगल करके आया था ये उनमें से ही एक था। ऐसे ही बस बड़ों से सुना था। वो कान खुजाता इधर उधर देखते बोला। ना चाहते हुए भी उसकी इस हरकत पर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली। चलो देखते हैं फिर बड़ों का कहा कितना सच होता है। मुस्कुराहट दबाए एक नज़र उसकी तरफ देखती, अगले ही पल नज़रें हाथों की हथेलियों पर मरकूज की थी उसने। वो जो इधर उधर ताक झांक कर रहा था चौंक कर बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। उसकी बात का मतलब समझते बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली। थैंक यू बोला तो फ़कत इतना, वेलकम। 3 साल बाद सोहा यार मेरे शूज़ कहाँ हैं? वो यूनिफॉर्म में मलबूस कमरे में इधर उधर नज़रें दौड़ाता चिल्लाया, बेड के नीचे पड़े हैं। कमाल है, पता सारा दिन और रात ये फाइलों में सर दिए रखती हैं, चीज़ें पता नहीं कब गायब कर देती हैं। बेड के नीचे झुकता वो बुड़बुड़ाया। वो शूज़ पहन रहा था जब पास पड़ा फ़ोन बजा। अरे माशाल्लाह बहुत मुबारक हो, दूसरी तरफ से बात सुनकर बोला। तभी वो चाय का मग थामे अंदर कमरे में दाखिल हुई। मुबारक हो मिसेस, आप फुफ्फो बन गई हैं, एक अदद भतीजे की। फुफ्फो? अगले ही पल वो मुस्कुराई। हाँ वो फुफ्फो ही थी, मोहित की औलाद की। मुस्कुराहट हंसी में बदली। क्या हुआ है, इतनी खुशी? फुफ्फो बनी हो तो खुशी तो होनी ही है ना, वो इतरा के बोली। वैसे अगर 10 साल पहले आपने मेरे जज्बात का कत्ल ना किया होता तो आज हमारे भी 3-4 बच्चे होते। मुस्कुराहट दबाए उसका चेहरा नज़रों के हिसार में लिए वो बोला तो वो सटपटाई। कसम से फजूल बातें करना तो कोई आपसे सीखे। मुंह बनाते उससे गुरेज बरतती वो कबर्ड की तरफ बढ़ी। ये फजूल नहीं, मेरे दिल की बातें हैं। अच्छा अभी आप कहीं नहीं जा रहे? शुक्र है मेरी बेगम को मेरा ख्याल तो आया, शोक लहजे में वो बोला। हद है, मेरा मतलब था कि हम अस्पताल जा रहे हैं। अरमानों पर पानी फेरना तो कोई आपसे सीखे। मुंह बनाता बुड़बुड़ाता वो कमरे से बाहर निकल गया। वो मुस्कुराई थी, उसके चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वो खुश थी। हाँ कभी वो मोहित से मोहब्बत करती थी, मगर जहांगीर की मोहब्बत उस मोहब्बत पर हावी थी।